नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत स्पेशल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। चर्चा करेंगे ईडी की कार्रवाई पर, चर्चा करेंगे सदन के भीतर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चुनौती पर, चर्चा करेंगे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के पलटवार पर। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने हल्ला बोल दिया है। एक व्यक्ति को खड़ा किया गया है, एक व्यक्ति का वीडियो वायरल किया गया है जो ये कह रहा है कि यह जमीन हेमंत सोरेन की है। यहां आपको एक बात बता दूं, 8.86 डिसमिल जमीन के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया है। ईडी ने जो प्रोडक्शन पिटीशन दिया है, जो रिमांड पर रहने के लिए पिटीशन दिया है, उसमें कुल मिलाकर 10 खाते हैं, जिनमें 12 प्लॉट है, जिनका पूरा जो एरिया होता है, जिसको रकबा बोलते हैं, वो 8.86 डिसमिल जमीन है। पूरी जमीन पर बाउंड्री की गई है, और तो और जमीन की बाउंड्री टूटी भी है बीच में, और उस वक्त उसको फिर से बाउंड्री कराई भी गई थी। इस मुद्दे को लेकर कल जब मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी को विश्वास मत हासिल करना था, तो फ्लोर टेस्ट की बारी थी, जिसमें रिमांड से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी लेकर कोर्ट आई थी। और वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री ने खुलेआम चुनौती दे डाली कि अगर कोई भी व्यक्ति इस जमीन से संबंधित एक भी दस्तावेज देता है, या ईडी एक भी दस्तावेज लाती है या प्रमाणित करती है, तो न केवल राजनीति से संन्यास ले लूंगा, बल्कि झारखंड ही छोड़ दूंगा। बड़ी चुनौती थी, भाजपा ने आज बड़ा पलटवार किया है। देखिए क्या है मामला। जमीन मामले में हेमंत की चुनौती, दस्तावेज लाइए, राजनीति छोड़ दूंगा। एक भी दस्तावेज अगर आप लोग निकाल के दिखा दे कि हमने 8.5 एकड़ जमीन हड़पी है, तो मैं उसी दिन राजनीति से संन्यास किया, झारखंड छोड़ के चला गया। बीजेपी ने कहा चोरी और सीना जोरी, किसी को कहते हैं चोरी भी और सीना जोरी। बाबूलाल ने जारी किया वीडियो। हाँ, ये जमीन किनका है? हेमंत सोरेन का। अच्छा, और कितना दिन से रह रहे हैं? 17 साल। बड़गांव की इसी 8.86 एकड़ जमीन को लेकर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर ईडी ने शिकंजा कसा है। लेकिन एक दिन पहले ही हेमंत सोरेन ने सदन में दस्तावेज पेश करने की चुनौती दी थी। हेमंत सोरेन ने कहा था कि जिस जमीन को लेकर उन पर आरोप लगे, उस आरोप को लेकर दस्तावेज पेश करने पर राजनीति छोड़ दूंगा। हेमंत की इस चुनौती का जवाब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने दिया है और दावा किया है कि हेमंत सोरेन ने इस जमीन को दूसरे के नाम पर खरीदा था। ये जमीन हेमंत सोरेन ने अपनी काली कमाई को छुपाने के लिए किसी और के नाम से इन्होंने परचेज किया। कह रहे हैं कि भाई हमारा उसमें कोई नाम नहीं है, नाम बता दे तो फिर हम ये करेंगे। भाई नाम रहता तो दूसरा एक्ट के तहत केस होता है, उसको क्या कहते हैं, डिसप्रपोर्शनेट जो एक्ट होता है, उसके तहत उस पर कार्रवाई होती है। मैंने आय से अधिक संपत्ति के मामले में ये काली कमाई का दूसरों के नाम से प्रॉपर्टी अर्जित करना, जैसे सेल कंपनी वगैरह लोग बनाते हैं, तो इन्होंने दूसरों के नाम से आते, ये बिल्कुल। बाबूलाल मरांडी ने इसे लेकर एक वीडियो भी जारी किया है। वीडियो में दिख रहे इस युवक ने अपना नाम संतोष मुंडा बताया है और दावा कर रहा है कि ये जमीन हेमंत सोरेन की है। हाँ, ये जमीन किनका है? हेमंत सोरेन का। अच्छा, और कितना दिन से रह रहे हैं? 17 साल। 17 साल से। आपका वेतन उतन मिला है कि नहीं मिला है? वेतन तो शुरू मिला था, 2-3 बार, सब नहीं मिला है। नहीं मिला है। अच्छा, इस पूरा एरिया जानते हैं कि हेमंत सोरेन की जमीन है? हाँ, अगल बगल सब जानते हैं। और क्या जानते हैं अगल बगल? मंत्री जी का जमीन। और कौन मंत्री? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन का। अच्छा, और आजकल विनोद पांडे लोग कितना दिन से नहीं आ रहे? बाउंड्री टूटा था, समय आया था, उसके बाद नहीं आया। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि 7 अगस्त को ईडी ने हेमंत सोरेन को पहला समन भेजा था और 14 अगस्त तक पेश होने को कहा था। लेकिन इसके बाद 16 अगस्त को राजकुमार पाहन नाम के एक व्यक्ति से आवेदन दिलाया था, जिसमें कहा गया कि मेरी जमीन पर अवैध कब्जा है। ईडी की जांच बढ़ी तो अंचल कार्यालय से रिपोर्ट ली गई और फिर एसआर कोर्ट द्वारा जमीन को मूल मालिकों को वापस देने का फैसला दिया। तो 29 तारीख को ही एसआर कोर्ट से ये फैसला भी आ गया, और फैसला ही नहीं आया, बने क्या कहते हैं, विशेष विनियम पदाधिकारी ने जमीन को
उसके खतियानी मालिक को सौंपने का आदेश पारित किया। ऑनलाइन एंट्री को भी संशोधित किया गया। मैंने इतना तेजी से, अब तो बेचारा कितना खतियान धारक रोज लोग घूमते, आप सब लोग भी जानते हैं, हम लोग के यहाँ भी लोग आते हैं कि साहब उसका कोई संशोधित नहीं करता है, और उसमें से फिर से जो पहले जमाबंदी किया गया था उस सबको हटा करके फिर से करें। एसआर कोर्ट का फैसला 29 जनवरी को आया। उस दिन हेमंत सोरेन दिल्ली में थे। बाबूलाल ने इस पर भी सवाल उठाए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने जल्द ही उन लोगों के नाम भी उजागर करने की बात कही है जिनके 17 लोगों के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री हुई है। बाबूलाल के आरोप पर जेएमएम ने पूछा है कि बाबूलाल ने सदन में ये बात क्यों नहीं कही और दिल्ली में कागजात मिले, इसकी जानकारी बाबूलाल को कैसे हुई। आज सदन में बाबूलाल जी थे, क्यों बाहर आके इस बात को कहते हैं? सदन में क्यों नहीं कहते? दूसरा सवाल कि रात भर में जो स्क्रिप्ट लिखी गई ईडी और बाबूलाल जी के द्वारा, उनको कैसे मालूम चल गया कि ये कागज दिल्ली में मिला? और दिल्ली में मिला तो उसकी जानकारी बाबूलाल जी को कैसे हो गई? जमीन घोटाले पर सियासत गर्म है। आरोप और चुनौती का दौर जारी है, लेकिन पूरे मामले की जांच ईडी कर रही है। जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। न्यूजीलैंड भारत के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो जमीन के मामले की जांच तो ईडी ने शुरू कर दी है और पूर्व मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई है। इस्तीफे के तुरंत बाद गिरफ्तारी हुई है। संभवतः पहली बार राजभवन से किसी की गिरफ्तारी हुई है, तो निश्चित तौर पर मामला तो गंभीर हो ही गया है। अब ये जमीन है किसकी, मालिकाना हक है किसका? हालांकि ईडी ने जो अपने प्रोडक्शन पिटीशन में दिखाया है उसमें पूरी तरीके से जमीन कहीं बकास्त भूइंहरी है, कहीं भूइंहरी है, कहीं सामान्य भूइंहरी है। पूरी जमीन को भूइंहरी दिखाया गया है। भूइंहरी के बारे में पहले न्यूज़ 11 आपको एक छोटी सी रिपोर्ट बता दे कि भूइंहरी जमीन की रसीद या लगान सरकार नहीं लेती, ये पाहन की निजी जमीन होती है। पाहन अगर चाहे तो अपनी जमीन किसी को भी बेच सकता है, किसी को भी हस्तांतरित कर सकता है, लेकिन उसका रेवेन्यू सरकार कलेक्ट नहीं करती है। जो जानकारियां छन कर आई हैं। हमारे साथ हमारे अतिथि शामिल है। हम स्वागत करेंगे सबसे पहले भाजपा से हमारे साथ अरुण उरांव साहब शामिल है। अरुण साहब स्वागत है आपका, पूर्व आईपीएस रह चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस से अरविंदर सिंह देवल साहब शामिल हैं। बटर सिंह के नाम से काफी चर्चित है, प्रसिद्ध है, पूरे राज्य में इनको सब लोग जानते हैं। जेएमएम से शामिल है हमारे साथ बटर साहब, स्वागत है बटर जी आपका। हमारे साथ कांग्रेस से ईश्वर आनंद जी शामिल हैं। ईश्वर जी स्वागत करते हैं आपका। पहला सवाल अरुण उरांव साहब से। अरुण साहब, बाबूलाल मरांडी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन चुनौती कल सदन में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी थी। जवाब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया गया, सदन में जवाब नहीं दिया गया। इससे संबंधित, इस वक्तव्य से संबंधित आज जो उन्होंने कहा कि यह जमीन हेमंत सोरेन की है, तमाम उन्होंने बातें दी, दलीलें दी, लेकिन दस्तावेज नहीं दिए। अभिषेक जी, हेमंत जी ने जितनी बातें विधानसभा में रखी, अमूमन वो वही सारी बातें थी जो बाहर भी करते रहे हैं। और आप भी जानते हैं विधानसभा में समय नियत होता है और तफसील से किसी बात को कहने के लिए उन्होंने अपना मीडिया के सामने में हेडक्वार्टर चुना, तो इसमें कोई गलती नहीं है जी। दस्तावेज इससे संबंधित मीडिया के सामने चुना उन्होंने बात करने के लिए, ये बहुत सही किया, लेकिन दस्तावेज कोई नहीं दिया गया, कुछ नहीं दिया गया मीडिया को। आरोप तो लगाए गए कि हेमंत सोरेन ने 16 जनवरी को हेमंत सोरेन ने इस मामले में राजकुमार पाहन, 16 अगस्त को, माफ कीजिएगा, 16 अगस्त 2023 को राजकुमार पाहन ने अपनी जमीन वापस लेने के लिए एक आवेदन दिया रेवेन्यू में। 17 लोगों के नाम से जमीन का, अलग अलग जमीन को हस्तांतरित किया गया था और फिर उसी वापसी को एसआर कोर्ट में भेजा गया। रेवेन्यू डिपार्टमेंट से एसआर कोर्ट आया। एसआर कोर्ट ने 29 जनवरी को जमीन वापस करने का आदेश दिया और उसी दिन जिला प्रशासन ने जमीन रिस्टोर कर लिया, लेकिन दस्तावेज इससे संबंधित कुछ नहीं दिए गए। अरुण राव साहब, देखिए अभिषेक जी, इस केस का इन्वेस्टिगेशन ईडी कर रही है जी। पूर्व मुख्यमंत्री महोदय ईडी के कस्टडी में हैं। नेचुरली डॉक्यूमेंट्स, मटेरियल एविडेंसेस, प्रूफ वो ईडी को देना है जी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय को इसलिए आना पड़ा
इस इंफॉर्मेशन के साथ, जी क्योंकि जिस तरह की नैरेटिव हेमंत सोरेन जी अब गढ़ना चाह रहे हैं, इमोशनल कार्ड, आदिवासी होने का डर, ये सब बातें को रिबट करना जरूरी था, क्योंकि हमारी एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी है कि सच आम जनता तक जरूर पहुंचे। इसीलिए सारी बातें इन्होंने कहा है, डॉक्यूमेंट्स ईडी के पास है। चलिए, विपक्ष ने अपना प्रयास तो किया, हालांकि पहाड़ के पहाड़ गायब हो गए जैसे आरोप लग रहे हैं खनन पर, लेकिन विपक्ष वहां कहीं ना कहीं कमजोर नजर आया, मुखर नजर नहीं आया। अगर मुखर नजर आता तो मामला कब का खुल जाता। रुक करते हैं सीधे झामुमो से, बटर जी जुड़े हुए हैं। बटर जी, पूर्व मुख्यमंत्री जेल में है हेमंत सोरेन, महज 8.5 एकड़ जमीन पर कब्जे का मामला है। 8.5 एकड़ जमीन मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बता रहे हैं बाबूलाल मरांडी। कह रहे हैं 17 अलग अलग लोगों के नाम से जमीन खरीदी गई। जमीन का जो केयरटेकर बताया जा रहा है संतोष मुंडा, वो बता रहा है कि ये हेमंत सोरेन की जमीन है। जी नमस्कार। पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं, मुझे बुलाया गया। और ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है जिसके ऊपर डिबेट सदन पे भी हुई है, विधानसभा के पटल पे हुई है और पब्लिक डोमेन में भी हो रही है। जैसे आप बार बार कह रहे हैं कि बाबूलाल जी ने कोई पेपर प्रस्तुत नहीं किया, तो ऑब्वियसली उनके पास कोई पेपर नहीं है। ये सिलेक्टिव लीक, उनको कैसे पता है ये पेपर ईडी को मिले हैं, जबकि मीडिया में ये न्यूज, क्या ईडी ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके कहा कि हमारे पास ये पेपर्स आए हैं? तो ये इंफॉर्मेशन बीजेपी के पास कहां से आ गई? तो यही दिखाता है कि ईडी इज वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ बीजेपी। दे आर शेयरिंग इंफॉर्मेशन, सिलेक्टिव लीक्स किए जा रहे हैं कि सेंसेशनलाइज किए जाने के लिए। एक बात हुई। दूसरी बात देखिए, जैसे आपने कहा भुयरी जमीन है, ये कभी भी गवर्नमेंट में वेस्ट नहीं हुई। इसका रेंट लेने का जो है, आपने कहा जैसे पाहन को है। तो और सबसे बड़ी बात है कि क्या जमीन हेमंत जी के नाम पे है? तो आपने खुद ही कहा और बाबूलाल जी ने कहा कि 17 लोगों के नाम पे है। तो क्या ये 17 लोग हेमंत जी से एसोसिएटेड हैं? ये प्रूफ हो गया? मुझे नहीं लगता ये अभी तक प्रूफ हुआ। एक आदमी आके सामने बोलता है कि ये जमीन हेमंत जी की है। तो मैं आपको कुछ 2002 में पीछे ले जाना चाहता हूं जी। गुजरात में बहुत सारी औरतों ने खड़ा होकर कहा कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के कहने पर हमारे परिवारों को जलाया गया, रेप किया गया, मारा गया। तो क्या उनको सच मान लिया गया उस समय? क्या इन्होंने इस्तीफा दे दिया? कोर्ट में केस चला, कोर्ट में जो प्रूफ हुआ, जो गिल्टी पाया गया उसको सजा हुई। जैसे बिल्किस बानो केस में सजा हुई, जिसको भी जिसके आरोपियों को इन्होंने बेल भी दे दिया दूसरे स्टेट से बुला के। तो आरोप लगाना बहुत ईजी है। तो हम कोर्ट में मानते हैं इंडिया इज रूल्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन ने इस तरह की चीजों के लिए कोर्ट बनाए हैं। तो अगर इतने सॉलिड प्रूफ हैं तो ईडी कोर्ट में जाए और प्रूफ कर दे। अगर कोर्ट बोलता है कि वाकई ये 17 लोग हेमंत जी के नाम के ही हैं, ये पैसा हेमंत जी का है, तो हम मानने को तैयार हैं। और दूसरी तरफ एक बात और, आज सदन में कॉपी कैट, जैसे हेमंत जी ने कहा प्रूफ हो जाएगा तो मैं छोड़ दूंगा, तो ढुल्लू मातो जी ने भी कहा मुझे प्रूफ हो जाएगा। तो ढुल्लू मातो जी को क्यों फिर दिया जा रहा है, छूट दी जा रही है? उनको भी बोलिए कि आप रिजाइन करके हटिए, जब प्रूफ होगा तब आप आ जाइएगा, जब प्रूफ कर लीजिएगा कि हम नहीं है। शाही जी जिन पे आरोप लगा हुआ है उस पे बीजेपी कुछ नहीं बोल रही है, क्योंकि वो भी तो आरोप ही लगा है ना, प्रूफ तो नहीं हुआ है। तो हेमंत जी पे आरोप लगा, वो सिद्ध हो गया, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कॉन्फ्रेंस कर दी तो वो सिद्ध हो गया। और इनके बड़े बड़े विधायक जो बीजेपी को फंड रेजर्स हैं, मेन पैसा चला रहे हैं, उन पे आरोप लगा हुआ तो उस पर कुछ नहीं कहना। तो ये बड़ी विडंबना है। और मतलब कुल मिलाकर यह है कि दस्तावेज नहीं है भाजपा के पास, आप ये दावा कर रहे हैं। दस्तावेज नहीं है, और अगर है तब इसका मतलब है ईडी उसको सिलेक्टिव रिलीज कर रही है। अगर पहले ईडी का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाने दीजिए। हाउ डू दे नो कि ईडी के पास ये दस्तावेज है? इतना विस्तृत, जिस तरह से पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई, जैसे कोई हीरो को साइन करने किया जाता है कोई बॉलीवुड का डायरेक्टर, तो पूरी स्क्रिप्ट सुनाता है, उसको अच्छी लगती है तो वो हाँ करता है। इसी तरह बाबूलाल जी को वो स्क्रिप्ट सुनाई गई, उनको लगा कि ये अच्छा पॉइंट्स, ब्राउनी पॉइंट्स कलेक्ट करने का टाइम है, तो उन्होंने एक्सेप्ट करके इसको लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया। लेकिन बटर जी, उन्होंने जो आरोप लगाए वो तमाम दस्तावेज निकल सकते हैं, इतना तो नहीं। देखिए, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। अगर पेपर ट्रेल है तो वो कोई झुटला नहीं सकता। बताए अरुण जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पहले तो सिलेक्टिव लीक की जो बात हुई उसके बारे में बता दूं जी। मैंने पहले भी बताया कि जो नैरेटिव
हेमंत जी सेट करना चाह रहे हैं इमोशनल कार्ड खेल के, जी उसको रिबट करना भारतीय जनता पार्टी को जरूरी था, इसलिए ये बात पब्लिक डोमेन में लाई गई। दूसरी बात, इंफॉर्मेशन लेकिन कहाँ से मिलती है? इन्फॉर्मेशन अरुण जी, आप पूर्व आईपीएस रहे हैं, बात तथ्यों पर होती है। बिल्कुल। नैरेटिव अगर कोई सेट करने का प्रयास कर रहा है तो उसको केवल खंडन करने के लिए तो बातें सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए बिना तथ्यों की। नहीं, मैं इस पे मैं आ रहा हूँ जी। उसी पे आ रहा हूँ। अलाउ जी मी टू बताएं, स्पीक। जी बताएं। ये डॉक्यूमेंट, मैंने फिर कहा कि ये ईडी का इन्वेस्टिगेशन है, और किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री पे हाथ रखना किसी भी एजेंसी के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है, और जब तक उनके पास सफिशिएंट एविडेंसेस, मटेरियल्स, प्रूफ्स जी। ना हो, जी। हाथ नहीं रखता है। तो डॉक्यूमेंट्स उनको मिल जाएंगे, समय का इंतजार करिए। दूसरी बात, भुइंयरी जमीन की बात हुई जी कि भी ट्रांसफरेबल नहीं है। जी एक आदिवासी मुख्यमंत्री के रहते इस राज्य की राजधानी में आदिवासियों की सारी जमीनें, सिर्फ रैयत नहीं, भुइंयरी, पहनई, सरना, मसना, ये सारी बिक गई। कैसे बिकी साहब? जिस तरह से रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स गिरफ्तार हुए, भानु प्रताप भी उनमें से एक है, जी और उनके यहाँ से ट्रंक्स में गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, और उसमें जैसी हेरा फेरी, छेड़फाड़ की गई है, मुझे कुछ बताने की जरूरत है कि किस तरह बिकी है भुइंयरी जमीन। जी चलिए, ईश्वरानंद का रुख करते हैं। कांग्रेस ईश्वरानंद जुड़े। ईश्वर जी, जांच ईडी कर रही है, लेकिन बाबूलाल मरांडी दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में कागजात मिले हेमंत सोरेन की संपत्ति के। जी जोहार, आप सबको जोहार, सभी दर्शकों को भी जोहार। देखिए, दो तीन चीजें हैं ध्यान से सुनने की और समझने की बात है। मुख्यमंत्री एक बहुत बड़ा पद होता है, और बगैर किसी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के, देखिए पहले तो ये एक सिविल नेचर का केस है, आप सब जानते हैं कि ये सिविल नेचर का केस है। अनलेस अनटिल की कोई डायरेक्ट ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं हो जो उनके इन्वॉल्वमेंट को दर्शाता है। मैं अभी बोल सकता हूं कि बाबूलाल जी की एक 10 मंजिल की बिल्डिंग है बरियातू रोड में, जिसमें 6 लोग खड़ा होकर बोलेंगे बाबूलाल जी का है, लेकिन नाम दूसरे का है। ये क्या हास्यास्पद प्रूफ दे रहे हैं आप लोग, हास्यास्पद लॉजिक दे रहे हैं। तीसरी बात कि भुइंयरी जमीन पूरा रांची बताया जाता है। मेरी पूरी संवेदना है आदिवासी भाइयों के साथ, और मैं सीधा एक लाइन का बात बोलना चाहता हूं कि आज 24 साल हो गए इस राज्य को बने हुए। 24 साल में कितने दिन बीजेपी की सरकार रही, और कितने दिन हेमंत जी की सरकार रही, कितने दिन मधु कोड़ा जी की सरकार रही। और आपको जान के हैरानी होगी कि आधी से ज्यादा रांची की जमीन आदिवासी जमीन थी, भुइंयरी जमीन थी, पहनई जमीन थी, और सभी जमीनों पे आलीशान बिल्डिंग्स बन गए हैं, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। तीसरी जो सबसे खास बात है कि ये आप भी समझ रहे हैं, और हमारे बड़े, हम तो बहुत आदर करते हैं अरुण भैया का, सब लोग समझ रहा है कि ये क्यों किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? एकदम स्पष्ट में बोल रहा हूं कि भाई तुम मेरे सामने झुक जाओ। अच्छा, तुम अगर नहीं झुकोगे तो तुमको बर्बाद कर। बगैर एक मुख्यमंत्री को, आप ये समझिए, तो सरकार बनाने की कोई मंशा तो भाजपा की दिखी नहीं, आप मेरे साथ आ जाओ। तुम नहीं, कैसे नहीं मंशा दिख रहा था? अभी आपने सुनिए, निशिकांत दुबे जी का बयान आपने सुना, जिसमें उनके रणधीर सिंह ने, मैं निकाल के दिखा सकता हूं, रणधीर सिंह ने इसको सुना है, हमने जी। सुना ना। जब इतने बड़े पद पे सांसद हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नाम है, बड़े हस्ताक्षर हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा कि आधे से ज्यादा विधायक मेरे संपर्क में। आपने सुना या नहीं सुना? तो आपके भी तो विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि मुझे मंत्री पद मिलना चाहिए। देखिए, आप दूसरे बात डाइवर्ट मत कीजिए। आप कम से कम एक अच्छे चैनल, आप मोदी मीडिया में मत शामिल हुए प्लीज। आप बात को घुमा रहे हैं जी। आप बात पूरी सुना करें जी। आपके मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि अगर अच्छा ऑफर मिलेगा तो क्यों नहीं जाएंगे। हमारे पास बाइट रिकॉर्डेड है, उन्होंने कहा कि अगर आज आप न्यूज 11 में है तो कल आप बीबीसी जाइएगा अगर अच्छा ऑफर मिलेगा तो। इसका तात्पर्य क्या होता है ईश्वर जी? देखिए, विषयांतर मत कीजिए। विषयांतर अभी आप बात कर रहे थे कि ईडी की बात हो रही थी और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की बात थी। सबसे बड़ा एग्जांपल तो बाबूलाल मरांडी जी हैं। अब दूसरी बात है कि बाबूलाल जी ने कहा कि निशिकांत जी ने यह दावा किया है कि उनके पास उनसे विधायकों का उनके साथ तालमेल चल रहा है। और एक और हास्यास्पद बात, इसी भारतीय जनता पार्टी के अच्छे विधायक माने जाते हैं आदरणीय रणधीर सिंह ने बयान दिया कि पता नहीं वो कैसे ऐसा बयान दे रहे हैं, इससे पार्टी को नुकसान हो रहा है। तो ये बताइए कि कितनी विरोधाभासी बातें हैं। और सबसे बड़ी बात, आप और पूरी जनता समझ रही है इस बात को कि एक मुख्यमंत्री को अरेस्ट करना, वो भी कोई डॉक्यूमेंट, आज बाबूलाल जी अगर कोई डॉक्यूमेंट लेके आते हैं तो समझ, ये तो हास्यास्पद बात है। कभी वो बोलते हैं कि मोदी जी अगली बार आएंगे तो सबके हाथ में कटोरा थमा देंगे।
कभी बोलते थे भाजपा में जाने से पहले मैं कुतुब मीनार से कूद जाऊं। उनकी बयानों को मैं उनकी बातों को मैं सीरियसली नहीं लेता हूं। जी जी चलिए अरुण जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। बटर जी आ रहा हूं आपके पास। अरुण जी ने हाथ उठाया था पहले, बताएं अरुण जी जल्दी। अभिषेक जी, पहली बात, जो प्रदेश अध्यक्ष हमारे हैं वो इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं जी। उनकी क्रेडिबिलिटी ये स्टेट जानता है, देश जानता है। तो वो जो भी बात रखते हैं बहुत गंभीरता के साथ रखते हैं और तथ्यों के साथ रखते हैं। दूसरी बात, ये केस को जो सिविल नेचर की बात कही जा रही है, देखिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पीएमएलए के तहत इस केस को दर्ज किया है। पीएमएलए मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। गलत तरीके से कमाए हुए पैसे को आप कहाँ खपाए हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो इसको सिविल से नहीं जोड़े आप। ये सिविल का मामला ही नहीं है अभी फिलहाल, लेकिन टाइटल का मामला नहीं कोई है। आ रहा हूं डॉक्यूमेंट भी तो होना चाहिए प्रूव करने के लिए कि ईश्वर कहीं जी, से भी कनेक्टेड ईश्वर है जी, ये पीएमएलए का। मैं हूं यहाँ अरुण जी से बात करने के लिए। आप जो बता रहे हैं अरुण जी वो ठीक है, लेकिन अगर मैटर ट्रायल में है, ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, तो फिर उस पर भाजपा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का औचित्य क्या है? यस एग्जैक्टली। अरुण जी सवाल आपसे। जी अभिषेक जी, जो तीसरी बात मुझे कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं आपके सवाल पर आऊंगा। जी तीसरी बात, ये कहा गया कि डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो मैंने पहले बताया। डॉक्यूमेंट्स सारे ईडी के पास में हैं। और आपको याद होगा जब ईडी ने रिमांड के लिए पीएमएलए कोर्ट में पेपर सबमिट किए, डॉक्यूमेंट्स थोक के भाव से सबमिट किए, तो उसके बाद खबरें आपके पास भी आई, हमारे पास भी, मीडिया के पास भी आई। उसमें उन्होंने बड़ा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दिया है कि कैसे उनके पास किसके गिरफ्तारी के बाद किसके कन्फेशन पे क्या स्टेटमेंट आया। जी बिल्कुल। जो सीजर्स हैं, अरेस्ट के बाद जो सीजर्स डॉक्यूमेंट्स के हुए हैं, उन सीजर्स में क्या मटेरियल है। इसी के बेस पे हेमंत सोरेन जी अपनी गिरफ्तारी, अपनी इलीगल कस्टडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए, फिर हाई कोर्ट गए। अगर इतना हाई कोर्ट के पास में अगर वो कन्विंस्ड रहता हाई कोर्ट, तो पहले दिन पे ही इलीगल कस्टडी की कह के वो ईडी को सेंश्योर कर सकता था और उनको बरी करा सकता था। आ रहा हूं ईश्वर जी, बता अरुण जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ईडी ने ट्रायल, ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है पूर्व मुख्यमंत्री को, उसके बाद फिर भाजपा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या औचित्य है? ये मैंने पहले जवाब दे दिया है इसका अभिषेक जी। विधानसभा में इन्होंने हेमंत जो नैरेटिव सेट हो रहा है उस नैरेटिव का इमोशनल और आदिवासी कार्ड खेलने का कोशिश। चलिए इमोशनल और आदिवासी कार्ड पे एक बार जेएमएम नहीं दे सकता है। इमोशनल और आदिवासी कार्ड पे एक बार जेएमएम से सवाल पूछ लेते हैं। आज जेएमएम ने एक प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री को मूलवासी, आदिवासी, दलित, शोषित, अल्पसंख्यक का हृदय सम्राट जाना जाता है। बटर जी, हेमंत सोरेन के अलावा और जिनके जिनके ऊपर कार्रवाइयां हो रही हैं उनमें कोई मूलवासी नहीं है, आदिवासी नहीं दिख रहा है, अल्पसंख्यक नहीं दिख रहा है, दलित नहीं दिख रहा, शोषित नहीं दिख रहा। जिन लोगों के नाम आ रहे हैं काफी रिनोन्ड नाम है सारे। नहीं, आप एक बात सबसे पहले बताइए कि क्या जेएमएम ने कभी भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि बाकी लोग, जो लोग हिरासत में हैं? जी देखिए, मुझे भी मालूम है ईडी ने कुछ कैलकाटा में जो डीड्स का हेर फेर हुआ था जिसके मामले में कुछ लोगों को अरेस्ट किया, तो क्या जेएमएम ने आगे आके कहा कि उनको गलत किया? बिकॉज वी नो इट हैज बीन डन, इफ इट हैज बीन डन इट इज प्रूव्ड। जी। अब दूसरी बात, हम आज बैठे हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे लेके चर्चा करने के लिए। जेएमएम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हाँ, नहीं, मुझे मालूम है, सुप्रियोदा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो ये उन्हीं की लाइन नहीं, तो इन्हीं की लाइन। देखिए, आदिवासी कार्ड हमें, हमको क्यों बोलना पड़ा कि आदिवासी को तंग किया जा रहा है? क्योंकि तो इन्होंने कहा, ये पहले से नहीं, ये पहले से नैरेटिव बना रहे हैं कि झारखंड के लोग, आदिवासी लोग सीधे साधे लोग हैं। तो हेमंत जी भी झारखंड के ही वासी हैं, कोई अमेरिका से नहीं आए हैं या फिर श्रीलंका से नहीं आए हैं, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो आदिवासी हैं। तो अगर मैं कह रहा हूं कि आदिवासी पे गलत हो रहा है, तो अब इस पॉइंट पे मैं आऊंगा, प्रूफ करूंगा गलत क्यों हो रहा है। आपने कहा कि सर ने कहा कि ईडी ने कोर्ट में प्रेजेंट किए पेपर्स, तो हैज ईडी ने क्या ये स्टेटमेंट रिलीज करके दिया कि हम क्या क्या पेपर सबमिट कर रहे हैं कोर्ट में, या कोर्ट से किसी, मेरी बात सुनिए, वो कोर्ट में चला जाता है उसके बाद आप निकाल सकते हो? तो क्या किसी ने निकाला ऑफिशियल कोर्ट से? ऐसे तो नहीं ना जज बोले गए भाई फोटोकॉपी कर लो बीजेपी के प्रवक्ता को। बिल्कुल वेरीफाइड किया हुआ कॉपी भी निकला हुआ है जी। हाँ, तो ठीक है, उसमें क्या लिखा हुआ है? हैज उसमें क्या हेमंत सोरेन का पैसा इन्वॉल्व है, प्रूव्ड है?
उसमें यह लिखा हुआ है कि जो डिटेल्स मैंने आपको बताया 10 खाते की 12 प्रॉपर्टी है, उसमें यह लिखा हुआ है कि भानु प्रताप की गिरफ्तारी के वक्त जो दस्तावेज मिले थे उसमें कई सारे दस्तावेज हेमंत सोरेन के नाम से हैं और ऐसा महसूस होता है कि इनकी उसमें संलिप्तता है। उसमें यह लिखा हुआ है कि मोबाइल से जो ट्रांजैक्शन हुआ है, मोबाइल पर जो फिगर मिले हैं उसमें कई सारे पैसे के ट्रांजैक्शंस के मामले हैं। हाँ, इट इज नॉट प्रूव जी। अब मैं बताता हूं आपको, प्रूव्ड हो जाता तब तो सजा हो जाती, सजा हो जाएगी। तो हम तो बोल नहीं रहे, सुनवाई होनी आरोप है ना, जी, आरोप जी। सर पुलिस में रहे हैं, दो चीज है, एक आईपीसी एक सीआरपीसी, जो अब इन्होंने नाम चेंज कर दिया जी। आईपीसी है कि कौन सी धारा लगेगी, सीआरपीसी है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो आज जैसे आपने बाइट चला दिया, एक बंदे ने मुंडा जी ने खड़ा होकर कहा कि हेमंत सोरेन, तो क्या उनके मजिस्ट्रेट के सामने लिया गया? क्या उनको बताया गया कि 164 का बयान आप बता रहे हैं? नहीं, और क्या उनको बताया गया कि आप जो बयान दे रहे हैं इसको हम कोर्ट में एज अ प्रूफ यूज करेंगे जी। आप उसकी राजी से उससे साइन लेके किया गया। ऐसे तो कोई भी रोड पे चलते, बहुत नरेंद्र मोदी को तो 100 आदमी गाली देता है रोड पे, लूट के लोगों को कटोरा फड़ा दिया, तो क्या वो आरोपी हो गया कटोरा पकड़ाने के? जी। तो मैं ये बोल रहा हूं कि हम जिस दिन कोर्ट से फैसला आ जाएगा, कोर्ट का फैसला, देखिए लालू जी भी जेल गए, कोर्ट से फैसला आया, उनको कोर्ट से पहले ही लोगों ने बहुत कुछ कर दिया, बट जब कोर्ट का फैसला है वो जेल गए ना, अपनी सजा भुगते। मतलब वैसे कोर्ट के फैसले तक, हम कोर्ट के फैसले तक प्लीज, मैं ये कह रहा हूं कोर्ट के फैसले आने तक प्लीज, नहीं तो अगर कोर्ट के फैसले आने से पहले ही अगर बीजेपी के कोर्ट के हिसाब से चलना है तो बीजेपी, मैं बोल रहा हूं कि डुल्लू मातो, शाही जी, हिमंता विश्वास, नारायण राणे, पवार, कई नाम अभी आप बताएंगे। झारखंड से बात निकलकर महाराष्ट्र, कर्नाटक और कहां जाएगी? वक्त तो एक का हो गया है ना, एक ब्रेक का वक्त हो गया, एक ब्रेक ले लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला जो है उलझता जा रहा है। एक तो ये सबसे पहले रुख कांग्रेस का करते, ईश्वर आनंद साहब हमसे जुड़े हुए हैं। भाजपा ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें सीजीएल के जो प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, जेएसएससी के जो प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, उसके सीबीआई जांच की मांग की है। राज्य सरकार ने इस मामले में एसआईटी गठित कर दी है। लेकिन एक बात बताएं ईश्वर आनंद साहब की, जेएसएससी के अध्यक्ष एक आईपीएस है, पूर्व आईपीएस रह चुके हैं नीरज सिन्हा साहब, और उस मामले की जांच के लिए एक डीएसपी को अधिकृत किया गया है। कितना कारगर होगा ये जांच? 2 लाइन अलग से इसके अलावा इस सवाल का भी मैं जवाब दूंगा। सबसे पहले जल्दी कीजिएगा क्योंकि वक्त की खासी कमी। आपने हाईकोर्ट की बात की, बड़े भाई अरुण भैया ने अभी हाईकोर्ट की बात की जी। तो अभी थोड़ा सा हम आपको चंडीगढ़ भी घुमाएंगे, मेयर के इलेक्शन में क्या हुआ और फिर हाईकोर्ट का क्या आया निर्देश, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या आया निर्देश। वैसे ही देखिए, हर एक, मैं कोर्ट पे पूरा भरोसा है हमको, और कोर्ट का अलग अलग बेंच अलग अलग नजरिया रख सकता है, ठीक है। अब रह गया बात, आपने जो सवाल किया अभी जी, तो देखिए मैं निकाल के अभी आपको प्रूव कर सकता हूं कि एक एक करके 24 उत्तर प्रदेश में 24 एग्जाम्स के पेपर्स लीक हुए हैं, ठीक है। अभी हमारा एजेंसी, अभी हम काफी है, हमारे झारखंड सरकार की एजेंसी काफी है, वो जांच करेगी, तुरंत उसने एक्शन लिया। झारखंड में कितनी बार प्रश्न पत्र नहीं, मैं पहले यहाँ पर मेरी बात खत्म नहीं होने आ रहा हूँ बट आप उत्तर सबसे बड़ी बात, अपने राज्य की बात बता, सबसे बड़ी अपने राज्य की बात बता रहा हूं मैं। अभी जिस दिन जैसे ही पता चला वैसे एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया, एक बात। दूसरी बात कि हमारे राज्य की एजेंसी क्या काबिल नहीं है इस चीज को जांच करने के लिए? क्यों ऐसा लगता है? क्यों हम कहें कि आप सीबीआई जांच करे? इतना फालतू तो नहीं है, मतलब हमारा स्टेट पुलिस के इसके ऊपर हम भरोसा नहीं करें। और आप आने दीजिए, समय आने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप डीएसपी को कमजोर मत आके भाई, डीएसपी एक अच्छा ऑफिसर है। मैं रैंक की बात कर रहा था, एक पूर्व आईपीएस भी है, ज्यादा बेहतर बताएंगे कि जब जांच होती है कनीय पदाधिकारियों के द्वारा, वो भी ज्यादा दिन नहीं हुए सेवानिवृत्त हुए, देखिए तो वो जांच कहां से प्रभावित होती है? चलिए रुक करें, पहले सीधे पूछ लेते हैं, ये कैसे अरुण राव साहब से पूछ लेते हैं सीधे। क्या लगता है अरुण राव साहब, ये जांच प्रभावी होगी? अभिषेक जी, पहली बात इस जांच के बारे में, जिनके खिलाफ एफआईआर होना था जी, जिनकी इन्वेस्टिगेशन होनी थी, उनके खिलाफ तो कोई एफआईआर नहीं हुआ, चाहे वो जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाली एजेंसी है या जेएससी के अध्यक्ष। लाठीचार्ज हुआ, एफआईआर हुआ उन बेरोजगार युवकों पे जो इस उम्मीद में कि एक युवा मुख्यमंत्री बना है और रोजगार मिलेगा। ये पहली बात जी। दूसरी बात, आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल सही है, सर्विंग ऑफिसर के मामले तो हम लोग ध्यान देते ही हैं जी, लेकिन बिल्कुल ठीक है, पूर्व डीजी रहे हैं जी, तो कम से कम उनको एक डीआईजी रैंक के अफसर को आयु नियुक्त करना चाहिए था। डीएसपी बहुत ही जूनियर अफसर हैं और बहुत तरीके के प्रेशर वो झेल नहीं सकेंगे जी।
भट्टर जी कुछ बोल रहे थे आप? जी, सबसे पहले तो मैं झारखंड प्रदेश के जितने युवा लोग जो इससे इफेक्टेड हुए उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं कि ऐसा एक बहुत ही मतलब ऐसी नहीं होना चाहिए था ये लीक। ये कहीं ना कहीं युवाओं के साथ खिलवाड़ है। बट क्या इसके लिए सरकार जिम्मेवार है? ये एक जो कमीशन बनाया गया, कमीशन के द्वारा किसी एजेंसी को दिया गया, अगर वो लीक हुआ है तो सरकार ने इसको संज्ञान लिया, सरकार ने एसआईटी गठन की। अब जहां तक बात है कि अब डीएसपी से नहीं करके डीआईजी से, तो संगठन पहले एक एसआईटी गठित हो गई है, प्राइमा फेसी जो भी रिपोर्ट आती है आगे, अगर देखिए मैं और मतलब अपने कॉन्शियस से बोल रहा हूं, पार्टी पॉलिटिक्स से हट के अलग, अगर सीबीआई जांच करानी भी पड़ेगी तो हम जांच कराने को हम कहीं मना नहीं करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि यहाँ के युवाओं का मामला है। और जिस बात कह के जो हम इस सत्ता में आए हैं, युवाओं को जो वादा करके हम इस सत्ता में आए हैं, अगर वही वादे हम पूरा नहीं कर सके तो हमें कोई हक नहीं है सत्ता में बने रहने का। तो मैं फिर से आपके माध्यम से युवाओं को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो एक आदमी जिसने गलती की है उसे सजा दी जाएगी और उनके साथ जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। ये हमारे माननीय नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी का स्ट्रेट अवे डायरेक्शन है एडमिनिस्ट्रेशन को। बताएं अरुण जी। अभिषेक जी, हेमंत सोरेन जी का जो विधानसभा में बयान था उसके एक लाइन पे आना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि भी हमारी जो बौद्धिक क्षमता है वो विपक्ष में जो लोग हैं उनसे कम है, परिपक्वता पर बात कही। ये हेमंत सोरेन जी नहीं कह सकते हैं। इतना लंबा राजनीतिक अनुभव, पूर्व मुख्यमंत्री, पहले भी मुख्यमंत्री, अगर ऐसा मुख्यमंत्री ये बात विधानसभा में ये बयान दे रहा है तो ये पिछले 4 साल कैसे गुजरा ये तो भगवान भरोसे, और वो दिख भी रहा है। दो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीएम के एक के खिलाफ ईडी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, दूसरे जद में है लीकर माफिया की। उनका लेकिन फिर से वही है प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इस राजधानी के डीसी जेल में है जी। माइनिंग मिनिस्टर रहते हैं, उनके माइन सेक्रेटरी वो भी जेल में है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि इतने सीनियर और अनुभवी ब्यूरोक्रेट्स तो हम इतने बड़े करप्शन में जो करप्शन करेगा वो जेल जाएगा। उसको आपने अपने क्या हमने कहा कि प्रदीप कुमार वो भी जेल में थे जी। इनके करीबी नजदीकियां किनके साथ थी ये जग जाहिर है ये। अरुण जी लेट मी कंप्लीट, जल्दी बात लेट मी कंप्लीट। तो इतने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स जो एडवाइस करते हैं मुख्यमंत्री को, वो अगर करप्शन के घेरे में है तो इसमें कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता है। एक ही रास्ता है वो है, और एक ही मोटिव है वो है कॉम्प्लिसिटी। आप भी कमाओ हमें भी खिलाओ जी। भट्टर जी जल्दी बात पूरी कर। मैं 5 मिनट में, मैं एक बहुत 5 मिनट समय नहीं होगा, नहीं, एक मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा। एक बहुत अच्छा वाक्य है हमारे मित्र के आगे, मित्र बहुत सीनियर आईएएस अफसर है छत्तीसगढ़ के जी। तो जब सरकार चली गई कांग्रेस की तो उनका एक ही वाक्य था, मुझे बहुत हिट किया। वो बोले बहुत अच्छे आदमी थे भूपेश बघेल, ही वॉज अ वेरी गुड पर्सन, बट अच्छा हुआ चले गए जी। अब हम आराम से काम कर सकते हैं क्योंकि बीजेपी की सरकार है, अब हमको कोई तंग नहीं करेगा जी। तो ये पूरे देश का आईएएस अफसर डीओपीटी जानता है, डीओपीटी के अधीन अधिकारी जानते हैं। चलिए किसी अलग हम किसी दिन जिक्र करेंगे। एक लाइन में बोलना चाहता हूँ जी, जल्दी एक लाइन बोलना चाहता हूँ कि पूजा सिंघल जी का हॉस्पिटल एक दिन में नहीं बना है, 4 साल में नहीं बना, बस इससे ज्यादा नहीं मैं बोलना चाहता हूँ। उस समय किसकी सरकार थी सबको पता है जी। पूजा सिंघल का हॉस्पिटल एक दिन में नहीं बना है और चीफ सेक्रेटरी बना है। चीफ सेक्रेटरी उस समय की चीफ सेक्रेटरी के बेटे का 700 करोड़ का चीफ सेक्रेटरी का भी मामला सामने आ चुका है। करोड़ का स्टूडियो बना के बहुत ही कई सारे मामले हैं जो धीरे धीरे खुलते जा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो आज की स्थिति रही कि भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व मुख्यमंत्री ने सदन के भीतर से जो चुनौती दी थी, जो ललकार दी थी कि अगर कोई भी एक दस्तावेज भी ले आए और उसको साबित कर दे तो मैं संन्यास ले लूंगा और मैं झारखंड छोड़ दूंगा। और यहां बाबूलाल मरांडी ने पलटवार करते हुए बाकायदा तिथि मेंशन कर दिया है, इससे संबंधित दस्तावेज नहीं दिए। जो अरुण राव साहब बता रहे हैं कि दस्तावेज नहीं दिए गए क्योंकि ईडी के ट्रायल में मामला है, ईडी जांच कर रही है। लेकिन जो तिथि बताई गई 16 अगस्त और 29 जनवरी, ये महत्वपूर्ण तिथि। अब देखना होगा कि दस्तावेज इस पूरे मामले को किस करवट में
पलट देते हैं। बहरहाल हम बहुत धन्यवाद करते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ आज जुड़े थे भाजपा से अरुण उरांव साहब, धन्यवाद अरुण जी आपका। हमारे साथ झामुमो से बटर सिंह जी जुड़े थे, बटर जी धन्यवाद है आपका। और हमारे साथ कांग्रेस से ईश्वर आनंद जी जुड़े थे, ईश्वर जी बहुत धन्यवाद आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।